हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का अगला लेक्चर। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड आपको फॉर्मूलेज बताए गए थे, हाफ लाइफ ऑफ लाइफ कैसे होता है। अब क्वेश्चन एक समझिए, क्वेश्चन ये है कि ए से कोई P1 हो रहा है और बी से कोई रिएक्शन है P2, बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब क्या कर रहा है, एट t इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 a नॉट इक्वल टू b नॉट। इसका मतलब a नॉट इक्वल टू b नॉट का मतलब समझ आया, दोनों के इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा क्या है, सेम। ठीक है, इसका हाफ लाइफ दिया है आपको t हाफ 15 मिनट और इसका t हाफ दिया है आपको 5 मिनट। ओके, करा फाइंड टाइम at which a इक्वल टू 4b। करा किस टाइम के बाद a का वैल्यू 4b के बराबर हो जाएगा। एक बात समझिए, इसके बहुत सारे मेथड हैं करने के। होता क्या है एग्जैक्टली में, देखिए इससे ये जो क्वेश्चन इसका तो आंसर देखते ही आ जाएगा, लेकिन अगर इनमें कोई रिलेशन और आ जाए तो फिर नहीं आएगा। तो आपको जनरल मेथड सीखना है कि कुछ भी आए हमसे हो जाए। तो देखो करना क्या है, के ए इंटू टी का वैल्यू क्या आप ln a नॉट बाई ए लिख सकते हो। देखो इसी तरह के बी इंटू टी का वैल्यू ln b नॉट बाई बी लिख दो। वही फर्स्ट ऑर्डर का जनरल फार्मूला ln में लिख दिए। ठीक है, अच्छा आप क्या करें, एकदम से अंदर से आवाज आई होगी कि डिवाइड कर दें। भाई डिवाइड कर दोगे भाइयों तो टी टी कैंसिल नहीं हो जाएगा, अपने को टी ही तो निकालना है, डिवाइड नहीं, इसको माइनस कर दीजिए। इसको जब आप माइनस करिएगा तो देखिए के ए माइनस के बी इंटू टी इक्वल टू ln नॉट बाई ln a नॉट बाई बी नॉट और यहाँ b बाई ए। चेक करो, क्लियर। सो यहां से आप देखोगे के ए को लिखोगे 0.693 बाई 15, 0.693 बाई 5, याद है ना हाफ लाइफ, इक्वल टू देखो ln क्या a नॉट b नॉट बराबर दिया था गायब, और a का वैल्यू 4b है। देखो तो a का वैल्यू यहां 4b रखोगे तो यहां आ जाएगा आपका -2 ln 2। चेक करो, तो यहां से 0.693 कॉमन ले लें तो यहां से आएगा 15, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 - 3 - 2 बाई 15, दिस इज -2। ln 2 का वैल्यू होता है बेटा 0.693, तो क्या यहां से ये इंटू टी है तो यहां से यहां गया तो t का वैल्यू आ गया 15 मिनट। ये देखो, इससे खास बात यह है कि आपको कोई भी रिलेशन इस तरह का दिया हो आपसे तुरंत आंसर आ जाएगा। यहां a इक्वल टू 4b हो, a इक्वल टू 8b हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, सीधे फॉर्मूले में रखना है, आंसर आ गया। क्लियर, देख लीजिए क्या भाई कहानी क्लियर। कुछ ग्राफ्स बात कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के कुछ ग्राफ की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर में अगर A का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो A इक्वल टू आपको पता है कि A नॉट ई की पावर A इक्वल टू A नॉट ई की पावर माइनस के टी। क्या भाई, तो A और T का जो वेरिएशन होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा और T इक्वल टू 0 पे यहां A नॉट, तो हम कहेंगे इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। देख लीजिए, ठीक है। दूसरा, अगर T हाफ वर्सेस A नॉट का ग्राफ खींचिएगा तो ये आएगा। क्यों, क्योंकि T हाफ वर्सेस A नॉट में A नॉट से इंडिपेंडेंट है इसलिए कांस्टेंट रहता है। दूसरा, अगर रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचिएगा तो रेट क्या होगा, k इंटू ए, क्या ये k a नॉट ई की पावर माइनस के टी ही होगा, तो ये एक्सपोनेंशियल ही आएगा। ये देखिए, बस फर्क यहाँ a नॉट है और यहाँ k a नॉट है। ये देखो, अगला आप देखिएगा कि कभी भी अगर B वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, कंसंट्रेशन ऑफ B वर्सेस टाइम,
ए से बी रिएक्शन अगर हम मान लें, ए से बी रिएक्शन यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यानी कि एक्स, क्या है एक्स, तो एक्स का वैल्यू अगर याद हो, एक्स बाई ए नॉट का वैल्यू आया था 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, याद आ रहा है। तो एक्स का वैल्यू आएगा ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, और एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो अगर मान लीजिए कि आप t इक्वल टू 0 रखते हैं, तो देखो t इक्वल टू 0 में क्या हो जाएगा बेटा, ये x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये ए नॉट तक, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, देखो ठीक है। और खास बात ये बहुत, अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो ये गलत होने का चांस बनता है, dB बाई डी टी वर्सेस टाइम का ग्राफ, क्योंकि सबको पता है कि B तो बढ़ेगा। देखो फर्क है, B का कंसंट्रेशन बढ़ना और B का रेट में बढ़ना, फर्क है दोनों में। यहां से जो आप देखोगे ये आएगा, इसका जो रेट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, बिकॉज माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी बी बाई डी टी इक्वल टू रेट इक्वल टू के ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। देखो तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, यानी बी के बनने का रेट घटेगा लेकिन बी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा। फर्क है दोनों में, ध्यान रखना नहीं गड़बड़ कर दोगे। क्या भाई समझ में आया, क्लियर है? क्योंकि यार देखो क्या क्रैश कोर्स है, मन तो बहुत कर रहा है कि आपको सब पढ़ा दिया जाए, लेकिन सब पढ़ाने के लिए बेटा टाइम चाहिए, और देखो क्रैश कोर्स में उतना टाइम अपने पास है नहीं ना। सारे चैप्टर पढ़ाने ना, अगर 4 चैप्टर पढ़ाने होते तो 4 चैप्टर में तो मैं सब पढ़ा देता आपको, हर एक चीज़ 4 चैप्टर की पढ़ा देता, लेकिन सारे चैप्टर कवर करने तो पॉसिबल थोड़ा कम है। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है? ये होती है k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है बेटा, k जो होता है ये रेट कांस्टेंट, क्लियर। ये जो a है इसके आप पता होगा वैसे तो इसके 3 नाम होते हैं, आर्हेनियस कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है बेटा, इसके 3 नाम है। E आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, ये सबको आपको पता है। ठीक है, अब इसमें आप ये देखो कि ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी आप लिख सकते हो, ये देखो क्लियर, दोनों साइड ln ले लिए। अच्छा एक बात और सुनो, ये जो आपका a है और ये E है, a और E वैसे तो ये टेम्परेचर के फंक्शन होते हैं, लेकिन आर्हेनियस इक्वेशन में ये दोनों को कांस्टेंट माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दोनों टेम्परेचर के फंक्शन होते हैं, लेकिन आर्हेनियस इक्वेशन में इन दोनों को कांस्टेंट मानते हैं पर्टिकुलर रिएक्शन में। सो अगर ये आ गया और अगर इसमें हम ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ खींचेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा और इसका स्लोप आ जाएगा माइनस ई ए बाई आर। देखिए कभी कभी क्या होता है कि सीधे कंपेयर करने को आ जाता है, तो कंपेयर कर लीजिए। क्या भाई बात समझ में आ गई है? कोई डाउट हो तो बोल दीजिए, देख लीजिए। तो होता क्या है, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए, ये आईटी का क्वेश्चन है 2009, क्या था कि ln k का वैल्यू आपको ln k नहीं log k दिया था, log k का वैल्यू दिया है आपको 6 माइनस 2000 बाई टी, बोला फाइंड ई ए एंड ए, इस तरह का क्वेश्चन। अगर देखो log में दिया है मान लीजिए, तो इसको log में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या लिख दीजिएगा इसको, log a log k इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 RT। ये समझ में आया कैसे किए? इधर 2.30 से मल्टीप्लाई किए, इधर किए, तो जब डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का गायब हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। आप कंपेयर कर लो, देखो
तो क्या log a का वैल्यू 6 आया, यानी a का वैल्यू 10 की पावर 6 हो गया। देखो दूसरा EA बाई 2.303 R का वैल्यू 2000 आया। क्या EA निकाल लीजिएगा, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं केमिस्ट्री जो है बहुत टफ होती है, कहाँ टफ है यार, ऐसे तो घटिया क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आईटी का एग्जाम बहुत आसान सा एग्जाम है, ठीक है भाई, ठीक है, इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। तो यहां से जो है समझ में आ गया कैसे करना है। अब एक बात और समझते हैं जो आपके लिए नई होगी, ये तो ठीक है, ये तो आपको पता होगा, हमें भी पता है कि आपको पता है। अब देखो होता क्या है, मान लीजिए आ जाए कि यार क्वेश्चन है ln k इक्वल टू अल्फा टी बीटा बाई टी प्लस 2 गामा टी स्क्वायर, मान लो ऐसा आ जाए। अब बोला फाइंड ये, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप समझो बहुत लोग, बहुत कम 1% जनता होगी जिनसे सही होगा, उनमें से आप भी हो सकते हो। क्योंकि यार अगर आप कंपेयर करोगे ln k इक्वल टू ln a माइनस EA बाई RT, तो आपको तो लगेगा EA बाई RT में भी है, तो ये टेम्परेचर कहाँ, ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये ln k का वेरिएशन सीधे टेम्परेचर के साथ दिया है। तो आप इसमें, क्योंकि ln k इक्वल टू जब हम ln a माइनस EA बाई RT लगाते हैं तो वहां पे A और EA टेम्परेचर से कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन यहां तो सब टेम्परेचर से वेरिएबल दिख रहा है। तो आपको क्या करना होता है, इसमें एक नया इक्वेशन आती है, want of इक्वेशन। अब ये क्या होती है, ये होती है d बाई डी टी ऑफ ln k इक्वल टू होता है EA बाई RT स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है भाई, एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये तभी वैलिड है, समझो ध्यान से, ये अच्छा ये कब वैलिड है, ये ऑलवेज वैलिड है। तब ये ऐसे समझ लो कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब भी, मतलब जब EA और A टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो तब भी वैलिड है, और अगर EA और A टेम्परेचर का फंक्शन है तब भी वैलिड है। मतलब बेसिकली इसका ये बेसिकली सेट है, तो आर्हेनियस इक्वेशन एक सबसेट है, ऐसे आप समझ लीजिए। तो ये हमेशा काम कर सकता है। तो अगर आपको ln k दिया है तो इसको आप क्या करो, d बाई डी टी ऑफ ln k निकालो। तो यहां से क्या आएगा देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई टी स्क्वायर प्लस 4 गामा टी। चेक करो, डिफरेंशिएशन आता ही है आपको यार, हमें तो आता है, ठीक है। अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 4 गामा टी क्यूब बाई टी स्क्वायर। ये देखो, अब कंपेयर कर लो, देखो यानी क्या EA बाई R का वैल्यू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 4 गामा टी क्यूब, ये आएगा। देखो R से मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए नया होगा, गारंटीड है, ठीक है, क्लियर। देख लीजिए, क्लियर। अगर देखो मान लीजिए रिएक्शन A से B है और इसका डेल H जो है पॉजिटिव है। अच्छा एक बात और समझो, डेल H क्या होता है, ये होता है EAF माइनस EAB। EAF क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर रिवर्सिबल है तो बैकवर्ड भी आएगी, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो देखो अगर मान लीजिए इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखें तो यहाँ एनर्जी है, यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। डेल एच पॉजिटिव है यानी कि एच, अच्छा डेल एच और क्या होता है, डेल एच होता है बट HB माइनस HA, यानी प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी। और डेल एच पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, ऊपर होगा और रिएक्टेंट नीचे होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां से प्रोडक्ट मान लीजिए ये है और रिएक्टेंट ये है। सो अगर कभी आपको A से B बनाना है तो A से B बनाने के लिए ऐसा नहीं होता A को फोन कर दिए बेटा B में कन्वर्ट हो जा, ऐसा नहीं है। ये होता है पोटेंशियल बैरियर। क्या होता है बेटा, पोटेंशियल बैरियर। तो जब A से B जाना है तो A को इतनी एनर्जी दी जाती है कि वो कहां पहुंच जाए,
पोटेंशियल बैरियर, और एक बार पोटेंशियल बैरियर में पहुंच गया तो कंफर्म बी का फॉर्मेशन होना है, यानी यहां पहुंच गया तो अपने आप ही यहां आ जाता है। ये देखिए, तो ये वाला जो टर्म होता है ये है आपका EAF, यानी एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली होती क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गिवन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टू रीच द पोटेंशियल बैरियर, यानी पोटेंशियल बैरियर में पहुंचने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसी तरह अगर रिवर्सिबल होगी तो ये EAB हो जाएगा, ये देखो, क्लियर? अच्छा, यहां से 0 से लेके पोटेंशियल बैरियर तक की एनर्जी, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये ध्यान रखना, नाम याद रखना। थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं इसको। 0 से लेके पोटेंशियल बैरियर तक की जो एनर्जी है उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? अब देखो, यहां से अगर ये बात क्लियर हो गई आपको तो ये समझ में आएगा भाई कैसे कैसे होना है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ रही? तो डेल एच का वैल्यू देखो, एक ये वाली जो एनर्जी है, ये वाली, ये क्या है बेटा? ये HB है और ये HA है। ध्यान रखना, ए की एनर्जी बी की एनर्जी, देखो HB माइनस HA ये होगा डेल एच, उस तरह EAF माइनस EAB डेल एच, वो सेम आ रहा होगा। देखो, तो डेल एच जो है EAF एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी द डेल एच। डेल एच का मतलब जानते हो ना? चेंज इन एंथैल्पी। क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब आपको पहले बताया गया था कि जनरली ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट कांस्टेंट K इंक्रीजेस। सो अगर हम K वर्सेस T की बात करें, देखो K वर्सेस T, एक बात और समझो, हमने कहा कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर K इंक्रीजेस, यानी अगर ये देखो कि K मैक्स will be at T equal to T max। भाई आप सोचो, हमने बोला कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर K इंक्रीजेस, अरे तो भाई तो T कितना होगा जब K मैक्सिमम होगा? जब T मैक्स होगा तो K मैक्स हो जाएगा। अच्छा, T इक्वल टू T मैक्स इक्वल टू व्हाट? इनफाइनाइट। भाई मैक्सिमम टेम्परेचर तो कुछ होता ही नहीं। तो ऐसे देखो, K इक्वल टू AE की पावर माइनस EA बाई RT, ये देखो, तो यहां से क्या K का वैल्यू, K मैक्स का वैल्यू A के बराबर आएगा। देखो, K मैक्स का वैल्यू किसके बराबर आएगा? A। क्यों? क्योंकि अगर T को इनफाइनाइट कर दोगे तो 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो गया, E की पावर 0 1 हो जाएगा, K मैक्स A के बराबर आ गया। क्लियर बेटा? अगर K मैक्स A के बराबर आ गया तो देखो बात जरा समझो, अगर K मैक्स जो है A के बराबर आ गया ना, तो अब यानी कि K की मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है, ये नहीं कि K इनफाइनाइट, यानी K की मैक्सिमम वैल्यू है A के बराबर। इसका मतलब K का वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकता। पहले आप समझ लो, K का वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर अब एक्सपोनेंशियल है, बताओ कैसा आएगा? अब देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि K बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते, क्या भाई ऐसे तो होगा? ये देखो, और ये गलत है। अभी वो ये गलत क्यों है? तो देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, पिछले बार आ चुका है जेईई मेन में, एडवांस में भी आ सकता है। क्लियर? तो होता क्या है इसमें, देखो K का मैक्सिमम वैल्यू तो A ही होगा, और इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है। ये देखो, इसको कुछ गणित वाले जिनकी गणित स्ट्रांग होगी याद करें जरा। एक आपको पता होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कुछ पढ़े हो? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कॉन्कैविटी चेंज होती है। गणित आती है भाई, ध्यान रखना। आईटी में जाने का तो फायदा है ना बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना तो बेसिक तो आता ही रहता है। सो आईटीएन होने का फायदा तो है ही है। तो क्या कह रहे थे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जहां पे कॉन्कैविटी चेंज होती है। तो देखो यहां पे आप देखो कॉन्कैविटी अप थी, फिर कॉन्कैविटी डाउन हो गई। क्लियर?
तो कॉन्केविटी जहां चेंज होती है वहां क्या होता है, d2y/dx² 0 होता है। तो यहां एक ये जो k इक्वल टू ae की पावर माइनस EA/RT है ना, यहां पे कॉन्केविटी आएगी, यानी आप करिएगा d2k/dt² का वैल्यू 0 पुट करिएगा, देखिए क्या आता है टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर पे ये कॉन्केविटी चेंज करता है। तो यहां पे ऐसे सोचो कि ये अप जा रहा है यहां से यहां पे, यहां EA/2R पे ये कॉन्केविटी चेंज करेगा। तो ध्यान रखना इस तरह का ग्राफ नहीं होता, ये इस तरह का ग्राफ होता है। देखो क्या समझ में आया? तो आप निकाल लेना है, हम टाइम नहीं है हमारे पास, हम निकाल तो देंगे बट इतना टाइम नहीं है, तो आप निकाल लेना, बहुत आसान है। डिफरेंशिएट करो, 2 बार 0 पुट करो, टी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बात समझो, आगे क्या करना है अपने को ये आ गया। अब अपने को बात करना है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। देखो कैटालिस्ट, वैसे तो आपसे पूछा जाए कि कैटालिस्ट क्या करता है, तो एकदम आता है कि कैटालिस्ट रिएक्शन को रेट को बढ़ाता है घटाता है, दोनों कर सकता है। क्या भैया ऐसे तो होता है? ध्यान से, होता क्या है, कैटालिस्ट टर्म का यूज हमेशा रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, घटाने के लिए कभी कैटालिस्ट का टर्म यूज नहीं किया जाता है। घटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं या तो कैटालिस्ट यूज करते हैं तो उसमें निगेटिव लगाना पड़ता है, निगेटिव कैटालिस्ट या फिर इनहिबिटर। अगर कैटालिस्ट लिखा है तो कैटालिस्ट हमेशा कैटालिस्ट टर्म यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। तो होता क्या है एग्जैक्टली में, देखो यहां एनर्जी, यहां प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये देखिए, ठीक है। इसी को रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी लिखा रहता है बुकों में, तो ध्यान रखिए। तो होगा क्या एग्जैक्टली में, देखो कि अगर रिएक्शन मान लीजिए A से B और इसका डेल H निगेटिव है, सपोज एक बार पॉजिटिव वाला बना लिए थे, अब निगेटिव वाला, इसका मतलब क्या, HB, HA ऊपर होगा B नीचे होगा, क्योंकि HB माइनस HA। तो यहां पे मान लीजिए A है और यहां पे आपका B है, और यहां पे जो है पोटेंशियल बैरियर है। ठीक है बेटा, सो पोटेंशियल बैरियर है, तो आपने कैसे रिएक्शन क्या हुई होगी, देखो ये देखो ऐसे रिएक्शन हुई, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहां क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? सो जो है ए से बी रिएक्शन हुई, अब ये ठीक है, हो रही, कोई दिक्कत नहीं। जब आपने कैटालिस्ट मिलाया तो कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। तो कैसे बढ़ाता है, वो क्या करता है, कैटालिस्ट लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर। ये देखो कैटालिस्ट क्या करता है बेटा, पोटेंशियल बैरियर को लोअर कर देता है, जिससे क्या, एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है। चेक कर लो, ये देखो पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है। यानी कॉन्सेप्ट क्या है, कैटालिस्ट लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, दैट्स व्हाई एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस एंड रेट इंक्रीजेस। क्या समझ में आया? इसमें क्या होता है कि जो कैटालिस्ट है ना, कैटालिस्ट रेट को बढ़ाता है कैसे, इसमें दो फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर। कैटालिस्ट ऑलवेज डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा, कैटालिस्ट ऑलवेज डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें 1% डाउट नहीं है। दूसरा, अब इसमें 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट क्या, कि इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, मान लीजिए रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, तो क्या करेगा, EA तो घटना ही है, साथ ही साथ इसका रेट कांस्टेंट K बढ़ जाएगा। क्यों, K इक्वल टू E की पावर माइनस EA/RT। EA अगर घटा दिए तो K को बढ़ना है, क्योंकि T कांस्टेंट है। दूसरा पॉइंट होता है कि इफ K का वैल्यू कांस्टेंट है, यानी रेट कांस्टेंट चेंज नहीं हुआ, सो क्या EA तो घटेगा, साथ ही साथ टेम्परेचर घट जाएगा। ध्यान रखिएगा, 2 पर्पस होते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा क्या होगा, ये क्वेश्चन में लिखा होगा। क्या समझ में आया, देख लीजिए।
ए से बी रिएक्शन है, ए से बी रिएक्शन है, टी का वैल्यू है 500 केल्विन। टी का वैल्यू क्या है? 500 केल्विन। ठीक है, अब हमने क्या किया, रिएक्शन ए से बी है लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है विद सेम रेट कांस्टेंट, विद सेम रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर इक्वल टू 400 केल्विन। समझ में आया? अभी बताए थे कि अगर टेम्परेचर, अगर आपका रेट कांस्टेंट सेम है तो टेम्परेचर घट गया, तो जब आपने कैटलिस्ट मिलाया विद सेम रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर इक्वल टू 400 केल्विन, ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इफ कैटलिस्ट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, इफ कैटलिस्ट lowers the potential barrier by 20 kilojoule, then आईटी का क्वेश्चन है, then find activation energy in the presence of कैटलिस्ट। चेक करो भाई, इफ कैटलिस्ट लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर है भैया, बाई 20 किलो जूल, देन फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो देखो एक बात समझो, क्या के का वैल्यू केसी, केसी मतलब विद कैटलिस्ट, तो ए इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई सी बाई आर टी, T1 T2, टी चेंज हो रहा है, सेम रेट कांस्टेंट, ए गायब हो गया, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर इंटू 500 इक्वल टू ई की पावर, क्या इसको आप ई ए माइनस 20 बाई आर इंटू 400, चेक करो, जब पोटेंशियल बैरियर 20 से नीचे आएगा तो क्या एक्टिवेशन एनर्जी भी तो 20 से ही नीचे आएगी, तो पहले अगर एक्टिवेशन एनर्जी ई थी तो क्या अब ई माइनस 20 हो गई, कंपेयर कर लो, तो क्या आ गया, ई ए बाई 5 इक्वल टू ई ए माइनस 20 बाई 4, तो यहां से ई ए का वैल्यू 100 किलो जूल आ जाएगा। ई ए का वैल्यू क्या आ गया, 100 किलो जूल, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें ई सी पूछा था और ई ए माइनस 20 80 किलो जूल आएगा। क्या कहानी समझ में आई? आसान है, देख लो, आईटी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, टफ नहीं आता आईटी का पेपर। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा और आगे बात करते हैं, थोड़ा जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो बात कर लें। तो देखिए, अब पैरेलल रिएक्शन, क्या बात करते हैं, पैरेलल, सीरीज एंड सीरीज, पैरेलल एंड रिवर्सिबल, तीन चीजें अपन पढ़ेंगे, फिर टाइम बचेगा, अगर टाइम बचा तो फिर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये सब पढ़ेंगे। देखो सीरीज, पैरेलल एंड रिवर्सिबल काइनेटिक्स, अपने सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर ही है, सेकंड ऑर्डर नहीं पढ़ना है, वैसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, nth ऑर्डर का सीधा बना देंगे एक फॉर्मूला। सो सीरीज, पैरेलल एंड रिवर्सिबल काइनेटिक्स, क्या होता है सीरीज, क्या होता है पैरेलल? तो देखिए, ए से बी से सी, रेट कांस्टेंट K1, रेट कांस्टेंट K2, ये है सीरीज रिएक्शन। ये देखिए, सीरीज रिएक्शन, ए से बी से सी, ये है आपका पैरेलल रिएक्शन। और अगर इस तरह लिखा हो तो ये है आपका रिवर्सिबल। क्लियर है भाई?
सो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सीरीज रिएक्शन की। देखो सीरीज रिएक्शन में ए से बी से सी, K1 K2, ए से बी और बी से सी बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, A to B and B to C both are फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है भाई? अब आपको क्या करना है, t इक्वल टू 0 पे A0 है और ये 0 0 है। पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें अपने को निकालना क्या है। देखो इसके आपको फॉर्मूले अगर याद होंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें आपको निकालना है पहला पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ A, B एंड C एट t इक्वल टू T। सेकेंड, टाइम t at which concentration of B will be maximum. Okay, and third B max। तीन चीजें निकालनी है। क्लियर है भाई? ये क्वेश्चन है सीरीज का। अच्छा एक बात बताएं आपको, ये क्वेश्चन फिजिक्स में आ चुका है आईआईटी में, केमिस्ट्री में नहीं आया आज तक, तो इसलिए चांस बनता है। करना क्या है इसमें, देखिए अपने को देखो ए से बी गया तो यहां से माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू जो फर्स्ट ऑर्डर में लिखते थे K1A लिख देंगे। तो क्या है, तो सिंपल फर्स्ट ऑर्डर हो गई। तो A का वैल्यू A0 e की पावर माइनस K1T आ जाएगा। ये देखिए A का कंसंट्रेशन आ गया। अब B की बात करें। B में खास बात क्या है कि जिस रेट से बन रहा है उसी रेट से, मतलब जिस रेट से A से B के, खास बात क्या है कि B बन भी रहा है और घट भी रहा है। सॉरी, B क्या हो रहा है, बन भी रहा है और घट भी रहा है। इसका मतलब नेट रेट से बनेगा, वो तो माइनस करना पड़ेगा। यानी अगर dB बाई dt लिखना है तो dB बाई dt आप कैसे लिखोगे, चेक करो। जिस रेट से बना, ये किससे बना बेटा, K1A से बना, और K2B से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि K2B से घट रहा है। तो यहां से dB बाई dt प्लस K2B का वैल्यू आएगा K1A। अब ये गणित है, इसमें केमिस्ट्री का रोल नहीं है, इसमें गणित का रोल है। इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट अगर आपको याद हो तो क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो dy बाई डी एक्स पी वाई, देखो y की जगह b है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता था, याद करो जरा। कैसे सॉल्व करते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, याद आ रहा है, भूल गए, याद होगा यार। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। क्या निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, याद आ रहा है। तो यहां इसको आप सॉल्व करोगे तो जो b का वैल्यू आएगा, v का वैल्यू वो आएगा K1A0 बाई K2 माइनस K1 e की पावर माइनस K1T माइनस K2T। ये देखिए ये आएगा B का वैल्यू, यानी इट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम T। वैसे तो आप इसको पूरा निकाल के मैं बता सकता हूं, गणित है, सिंपल सी, कुछ नहीं है, लेकिन आप रटने में ही समझदारी है। क्योंकि अगर मान लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन आता है, पूरा आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगा के सॉल्व करिएगा तो 5-7 मिनट तो लग ही जाएगा। इसलिए सीधा तरीका है कि आप इसको क्या करें, रट लें, ज्यादा समझदारी है। क्लियर, एक तो ये आया। अब अगला था कि ऐसा टाइम जिसमें B क्या हो, B मैक्स हो। तो व्हेन, देखना भाई, व्हेन B इक्वल टू B मैक्स होगा तब क्या dB बाई dt का वैल्यू 0 हो जाएगा।
b इक्वल टू बी मैक्स में डी बाई डी टी जीरो हो जाएगा। तो यहां से अगर हम डी बी बाई डी टी निकालें तो k1 ए नॉट बाई के टू माइनस k1, ये तो रहेगा ही, यहां हो जाएगा माइनस k1 ई की पावर माइनस k1t प्लस k2 ई की पावर माइनस k2t। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और इसको पुट कर दीजिए जीरो, चेक कर लो। तो यहां से k1 ई की पावर माइनस k1t इक्वल टू k2 ई की पावर माइनस k2t। तो यहां से बेटा आ जाएगा k1 बाई k2 का वैल्यू आ जाएगा e की पावर k1 माइनस k2 इंटू टी, और यहाँ से ln ले लेंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई k1 माइनस k2 ln k1 बाई k2। ये ऐसा टाइम है जिसमें b क्या होगा, b मैक्स होगा। आप कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा जिनकी गणित स्ट्रांग है ना, क्या होता है ना, जब गणित स्ट्रांग है तो दिमाग बहुत तेज चलता है कि आपने डी बाई डी टी जीरो पुट कर दिया, ये क्या गारंटी है कि डी बाई डी टी जीरो पुट किया तो मैक्सिमम ही होगा, मिनिमम भी तो हो सकता है, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, अगर डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आएगा तभी मैक्सिमम होगा। ठीक है भैया, आप सही कह रहे हो, लेकिन बाबू टी इक्वल टू जीरो पे तो बी जीरो ही था, तो मिनिमम क्या लाओगे, तो मिनिमम का तो सवाल ही नहीं है ना, मिनिमम तो जीरो ही था टी इक्वल टू जीरो पे। इसका मतलब जो टाइम आ रहा है ये केवल मैक्सिमम को ही बताएगा। अब ठीक है, चलिए अब इसको भी क्या करना है, क्या करना है, रट लो, टाइम का वैल्यू रट लो भाई, ऐसा होता है। अच्छा एक बात और सुनो जो आईटी में क्वेश्चन आया था ना फिजिक्स में, वो आपको बी का कंसंट्रेशन, जो बड़ा सा कंसंट्रेशन है वो दिया था और आपसे पूछा था टाइम और बी मैक्स, तो सीधे फॉर्मूला याद होगा तो कर दोगे। अब आया बी मैक्स, बी मैक्स कैसे निकालेंगे, तो बी मैक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बी का एक्सप्रेशन आया उसमें टी का वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त होगा और आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। वो आप मत करिए, हम आपको कैलकुलेशन आधा कर देते हैं। देखो डी बी बाई डी टी प्लस के टू बी इक्वल टू क्या k1 a आया है, अभी पढ़े थे। तो व्हेन b इक्वल टू बी मैक्स, समझो व्हेन b इक्वल टू बी मैक्स, तो क्या dv बाई डी टी इक्वल टू जीरो होगा उस केस में, तो यानी k2b मैक्स बराबर करो k1 a के, तो b मैक्स का वैल्यू आ जाएगा k1 बाई k2 इंटू ए के, ये देखो, और यहां से आप लिखो k1 बाई k2, ए की जगह लिखना a नॉट ई की पावर माइनस k1t, याद आया, k1 बाई k2 a नॉट ई की पावर माइनस k1, t की जगह 1 बाई k1 माइनस k2 ln k1 बाई k2, याद करो। अभी टाइम का वैल्यू निकाले तो वो पुट कर दिए, तो b मैक्स का वैल्यू आया k1 बाई k2 a नॉट ई की पावर, देखना ध्यान से थोड़ा गणित लगाएंगे, ln k1 बाई k2 का पावर कर दीजिए आप k1 बाई k2 माइनस k1, चेक कर लो, ये माइनस था इसको यहां ले गए तो k2 माइनस k1 हो गया और इसको ln के ऊपर पावर में ले गए। अब आपको पता होगा, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा e की पावर ln x x होता है, ये पता है ना, e की पावर ln x जो होता है, e की पावर ln x जो होता है वो x के बराबर होता है, फ्रॉम मैथ्स, ठीक है। तो यहां से देखो k1 बाई k2 a नॉट, k1 बाई k2 का पावर k1 बाई k2 माइनस k1, क्या यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर ये है, दोनों पावर ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा जो b मैक्स, ये आ जाएगा k1 बाई a नॉट k1 बाई k2 का पावर k2 बाई k2 माइनस k1, चेक कर लो भाई, ये देखिए
ये है बी मैक्स का वैल्यू। देखो समझ में आया? देखो तो आपने टाइम निकाल लिया, बी मैक्स निकाल लिया, ये सीरीज रिएक्शन है। देखो अब इसको क्वेश्चन बनाते हैं। क्लियर? करा है इफ एन एलिमेंट इज प्रोड्यूस्ड at constant rate alpha and the decomposition of element follow first order reaction with rate constant k, then find ठीक है, maximum concentration of the element in terms of alpha and k। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर करिए। करा इफ एन एलिमेंट इज प्रोड्यूस्ड एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा and the decomposition of element follow first order reaction with the rate constant k, then find the maximum concentration of the element in terms of gain। क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम रेडियो एक्टिविटी में बना देंगे, सेम हो जाएगा। देखो होता क्या है, अगर सीरीज रिएक्शन पढ़ते थे ए से बी से सी, ए से बी बना, बी से सी बना, तो क्या इसका रेट कांस्टेंट K1 इसका K2 हुआ करता था। तो यहां से ये जो dB/dt है, क्या हम लिखते थे K1A माइनस K2B। एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आया? K1A को क्या कहते थे? K1A को कहते थे जिस रेट से B बन रहा है, और K2B होता था कि जिस रेट से B डिकम्पोज हो रहा है। तो क्या क्वेश्चन देखो, इफ एन एलिमेंट इज प्रोड्यूस्ड एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा, यानी क्या ये एलिमेंट कांस्टेंट रेट से बन रहा है, यानी क्या इसकी वैल्यू ही अल्फा दी है। चेक कर लो भाई, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी वैल्यू ही आपको अल्फा दी है, और यहां इसका के की जगह के लिख दो, यहां लिख दो। और आपसे क्या पूछा है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन एलिमेंट का क्या होगा, यानी बी का मैक्सिमम कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो क्या इफ बी इक्वल टू बी मैक्स हुआ तो क्या dB/dt को 0 पुट करना पड़ेगा? पुट कर दीजिए, 0 इक्वल टू अल्फा माइनस के बी मैक्स। सो यहां से बी मैक्स का वैल्यू लो। एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, देख लीजिए। क्या भाई बात समझ में आई? देखिए इसी क्वेश्चन को और बनाते हैं। पिछले साल फिजिक्स में क्वेश्चन आया है, नोट्स का क्वेश्चन है, क्लास नोट्स का, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। पिछले साल के लेक्चर यूट्यूब में पढ़े होंगे तो मिल जाएगा। क्लास नोट्स का क्वेश्चन था जो आ चुका है, एडवांस में आया था, मेंस में याद नहीं आ रहा। कह रहा है यही सब आपको दिया है, ठीक है, ये यहां तक दिया है। if the initial concentration of element is C0, then find concentration of element
एट टी इक्वल टू टी। ये लो, देखो क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए सोल्यूशन देखिए, क्या करना है इसमें कि आप क्या करो कि dB बाई डी टी जो आपने लिखा था अभी अल्फा माइनस के बी, ये लिखे थे भाई, ये तो लिखे थे। तो यहां से dB की जगह लिखिए अल्फा माइनस के बी इक्वल टू आप लिखिए dt। इंटीग्रेट कर दें 0 से t तक, यहां इंटीग्रेट क्या कर दें c नॉट से लेके c तक। देखो क्लियर, b का कंसंट्रेशन कहां से, c नॉट से c तक। क्लियर है। तो यहां से देखो, यहां इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहां आएगा -1/k ln अल्फा माइनस के बी। देखो इंटीग्रेशन आना चाहिए भाई, c नॉट से c तक इक्वल टू t। तो यहां से आप देखिएगा क्या आएगा, यहां तो हो गया माइनस के टी देखो इक्वल टू ln अल्फा माइनस के सी नॉट बाई अल्फा माइनस के सी। ये देखो के सी नॉट के ऊपर लिख देना। क्लियर। सो e की पावर माइनस के टी का वैल्यू अल्फा माइनस के सी नॉट बाई अल्फा माइनस के सी। देख लो बेटा, ऊपर सॉल्व कर देते हैं। तो यहां से अल्फा माइनस के सी का वैल्यू आएगा, क्लियर। गड़बड़ मत करना भाई, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो तुम जानना फिर। अल्फा माइनस के सी का वैल्यू हो गया अल्फा माइनस के सी नॉट ई की पावर के टी। ये देखो गड़बड़ नहीं, कहीं गड़बड़ होगी तो देख लेना, -1/ln अल्फा माइनस के बी, -1/k आ गया, सी नॉट से सी टी के टी ई की पावर माइनस के टी अल्फा माइनस के बी आ गया, अल्फा माइनस के सी नॉट बाई अल्फा। ठीक है, चेक करो। तो यहाँ से के सी का वैल्यू आ जाएगा अल्फा माइनस के सी नॉट ई की पावर के टी। क्लियर, चेक कर लेना भाई, अल्फा इधर के सी गया, अल्फा माइनस दिस। तो यहाँ से सी का वैल्यू 1/k अल्फा माइनस अल्फा। ये देखिए, ये जो है कंसंट्रेशन आएगा टी टाइम पर। क्लियर। एक बात और समझ लीजिए, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बी विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये ध्यान रखना, कभी ऐसे पूछ लेता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम में क्या होता है, बी विल बी इक्विलिब्रियम, मतलब जिस रेट से आएगा उसी रेट से चला जाएगा, यानी K1A इक्वल टू K2B। कभी कभी क्या पूछ लेता है, ए और बी के ए टर्म का रेशियो, तो K1/K2 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस सीरीज का काम खत्म हो गया। पैरेलल रिएक्शन। देखिए बात की जाए अगर पैरेलल रिएक्शन की, पैरेलल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पिछले साल फिजिक्स में लोग जनरली फिजिक्स में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन पिछले साल फिजिक्स में ही पूछ लिया। ठीक है। सो क्योंकि रेडियो जो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स है वो रेडियो एक्टिविटी में भी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो पैरेलल रिएक्शन क्या होता है समझिए, जैसे ए से बी और ए से सी, ये है पैरेलल रिएक्शन। क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि जो ए है वो बी में भी जाता है और सी में भी जाता है। सो अगर हम यहां ये लिखें -dA/dt इक्वल टू क्या लिखिएगा आप, dB/dt प्लस dC/dt। एक तो ये आया। दूसरा, अगर N1A से N2B
और इधर N3C लिखा हो, यहाँ रेट कांस्टेंट K1 हो, रेट कांस्टेंट K2 हो, तो यहाँ से आप लिखिएगा -1/N1 dA/dt इक्वल टू 1/N2 dB/dt प्लस 1/N3 dC/dt। ये लिखने का तरीका होगा। अगर कोफिशिएंट आ जाए तो इस तरह लिखेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें क्या निकालना है पहले ये समझते हैं। तो इसमें आपको जो निकालना है वो आप समझिए। पहला तो निकालना है आपको कंसंट्रेशन ऑफ A, B एंड C एट T इक्वल टू T पर, पहला। दूसरा निकालना है आपको T½ ऑफ A। तीसरा निकालना है आपको परसेंटेज ऑफ B एंड C इन द मिक्सचर ऑफ B एंड C। फोर्थ निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A। देख लो भाई, और भी बहुत सारा निकाल सकते हैं, इतना तो अपने को निकालना ही है। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। देख लीजिए, तो यहां से जो है अपन अगर बात करें कि भाई कैसे कैसे क्या करना है, तो देखो अपन क्या करते हैं ना, कोफिशिएंट लगा के कर लेते हैं, क्योंकि जब बिना कोफिशिएंट का क्या होगा, N1 N2 N3 को 1 1 डाल देना, सिंपल वाला केस आ जाएगा। सो बात जरा क्लियर करें कि भाई क्या इसमें क्या करना है अपने को। देखो मान लीजिए N1A से N2B और N3C ये रिएक्शन है। देखिए क्लियर, T इक्वल टू 0 पे A0 है। सो क्या करेंगे, देखिए यहां से लिखिएगा -1/N1 dA/dt इक्वल टू 1/N2 dB/dt प्लस 1/N3 dC/dt। रेट कांस्टेंट K1, रेट कांस्टेंट K2। अब क्योंकि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो 1/N2 dB/dt लिखोगे K1A, तो यहां से ये आ जाएगा बेटा K1A और ये आ जाएगा K2B। ये देखो कैसे भाई, रेट के लिखने का तरीका तो ये है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन से, कि रेट इक्वल टू K1, रेट कांस्टेंट K इंटू A। तो यहां से आप देखो -dA/dt का वैल्यू आया N1 टाइम्स A, यहाँ K2A आएगा भाई, N1 टाइम्स K1 प्लस K2 इंटू A, क्योंकि 1/N3 dC/dt इक्वल टू K2A, ये आ गया। अब यहां से देखो, क्या इसको अगर हम देखना, इसको क्या लिखते हैं बेटा, K इफेक्टिव। अगर आप इसको K इफेक्टिव लिख देते हो -dA/dt इक्वल टू K इफेक्टिव A, तो क्या सिंपल फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगी भाई। फर्स्ट ऑर्डर में क्या पढ़ते थे, -dA/dt इक्वल टू KA, जहां K था वहां K इफेक्टिव है। तो क्या इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो A आएगा वो A0 e की पावर माइनस K इफेक्टिव इंटू T आएगा। देखो, यानी इतनी बात क्लियर करो कि जो A आएगा वो A0 e की पावर माइनस N1 टाइम्स K1 प्लस K2 इंटू T आएगा। ये देखिए ये आएगा A का कंसंट्रेशन एट टाइम T, चेक कर लो भाई। क्लियर, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिख सकते हो 1 माइनस ई की पावर N1 टाइम्स K1 प्लस K2 इंटू T। डायरेक्ट देखो। दूसरा, बस K इफेक्टिव ध्यान रखना, K इफेक्टिव में रोल केवल A के कोफिशिएंट का है, B के और C के कोफिशिएंट से K इफेक्टिव कोई लेना देना नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। अब अपन बात करेंगे, ध्यान देना, इसके बाद T½ ऑफ A, ये पढ़ते थे हम लोग 0.693/K इफेक्टिव, याद आ रहा है। तो यहाँ से 0.693/N1 टाइम्स K1 प्लस K2, ये लो T½ ऑफ A आ गया।
अब जो मेन बच रहा है वो बी का कंसंट्रेशन और सी का कंसंट्रेशन है। तो देखिए होगा क्या कि 1/N2 dB/dt इक्वल टू K1A। तो यहाँ से dB/dt का वैल्यू N2K1A। ठीक है भाई। सो गणित लगानी है और कुछ नहीं है। dB/dt का वैल्यू N2K1, A की जगह लिखे A0 e की पावर N1 टाइम्स K1 प्लस K2 इंटू टी। ये देखो dt को इधर करो, dB इधर करो, इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। देख लो, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है भाई। सो जो है ये अपने को बात समझ में आ गई क्या करना है। अब इसके बाद जो है देखो B का कंसंट्रेशन निकालना है ना, नहीं निकाल पाए क्या? देखो B का कंसंट्रेशन जो आया वो क्या आया? B का कंसंट्रेशन आएगा इंटीग्रेट करने के बाद N2K1A0 बाई N1 टाइम्स K1 प्लस K2 1 माइनस e की पावर N1 टाइम्स K1 प्लस K2 इंटू टी। ये देखो ये आएगा B का कंसंट्रेशन। पूरा इसको 0 से B तक, 0 से T तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा यार इंटीग्रेशन इतना, अभी बता देंगे बिना इंटीग्रेशन के आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। C का वैल्यू आएगा N3K2A0 बाई N1 टाइम्स K1 प्लस K2 ये C का कंसंट्रेशन आया। अच्छा अब अगर B/C आप देखोगे ना तो आएगा N2K1 बाई N3K2। सो परसेंटेज ऑफ B इन द मिक्सचर ऑफ B एंड C इक्वल टू आएगा N2K1 बाई N2K1 प्लस N3K2 इंटू 100। समझ में आ रहा है भाई? B/C दिया है ना तो B/B प्लस C, तो B/B प्लस C देख लो। इसी तरह परसेंटेज ऑफ C आ जाएगा। इसी तरह आपको क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ C आ जाएगा N3K2 बाई N2K1 प्लस N3K2 इंटू 100। ये देखो ये हमने सब निकाल दिया। क्लियर है भाई? देख लो। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या होगा, और ये बिना इंटीग्रेशन के आप कैसे लिख पाओगे, इन सब की बात करेंगे। क्योंकि आप सोचो ये इतना इंटीग्रेशन करना बहुत भारी काम है, वो लिमिट उमिट कहीं गड़बड़ हो गई तो काम खत्म हो जाएगा। देखो अगर N1A से N2B N3C रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट K1 K2 है, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे K इफेक्टिव। क्या लिखेंगे? K इफेक्टिव, ठीक है भाई। सो K इफेक्टिव इक्वल टू आएगा N1 टाइम्स K1 प्लस K2। ये देखो इसमें B और C के कोफिशिएंट का भाई कोई रोल नहीं है, ठीक है। सो जो है ये समझ में आया कि भाई ऐसे अपन लिख देंगे। अब देखो ध्यान से, K इफेक्टिव क्या बताएगा? K इफेक्टिव बताएगा कि किस रेट कांस्टेंट से A कम हो रहा है, समझिएगा। अच्छा यहां B पे देखो, B को क्या लिखोगे? 1/N2 dB/dt इक्वल टू K1A। तो dB/dt क्या आ जाएगा? N2K1A। यानी B के बनने का रेट कांस्टेंट क्या है बेटा? N2K1। सिंपल, N2K1। कोफिशिएंट ना हो तो K1, तो N2K1 ये जो है B के बनने का रेट कांस्टेंट। तो देखना एक लाइन में BT का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम T। BT इक्वल टू
n2k1 बाई n1 टाइम्स k1 प्लस k2। चेक करो, Bt इक्वल टू n2k1 बाई n1 प्लस k2। ये लिख लो, कैसे लिखे? b के बनने का डिवाइड बाई टोटल जो a के घटने का, यानी क्या ये फ्रैक्शन है जो b को मिला? भाई टोटल कितने से a घट रहा है a घट रहा है n1 टाइम्स k1 प्लस k2 से, b को क्या मिल रहा है? n2k1। तो फ्रैक्शन कितना हुआ? n2k1 बाई n1 टाइम्स k1 प्लस k2। ये तो फ्रैक्शन है, इनटू मोल्स ऑफ ए, ये देखो, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, अगर इसमें हम टोटल मोल्स जो डिसोसिएट हो रहे हैं मल्टीप्लाई कर दें तो बी वाला पार्ट आ गया। देखो, यानी अच्छा मोल्स ऑफ ए डिसोसिएटेड, वो कैसे निकालोगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना आना चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या निकाले? 1 माइनस ई की पावर माइनस n1 टाइम्स k1 प्लस k2 इंटू टी। क्या ये x बाई ए नॉट होता था? याद करो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता था? x बाई ए नॉट। और जो x होता था क्या वही तो है जो a डिसोसिएट हो रहा है। यानी क्या Bt का वैल्यू n2k1 बाई n1 टाइम्स k1 प्लस k2 a नॉट 1 माइनस, चेक कर लो, यही निकाले थे, देख लो, जो इंटीग्रेट करके आप निकाले थे वो यही था। चेक करो, अगर आपको ये लिखना आ गया तो पैरेलल रिएक्शन खट से खत्म, पैरेलल। देख लो, एक लाइन में, कितना बड़ा भी क्वेश्चन हो एक लाइन में आंसर आएगा। और अगर आपको सीटी निकालना है, सीटी देखो, n3k2 बाई n1 टाइम्स k1 प्लस k2 इंटू ए नॉट 1 माइनस ई की पावर n1 टाइम्स k1 प्लस k2 इंटू टी। ये लो, सी टी आ गया। देख लो, बी और सी निकालना आ गया, बी बाई सी आ गया, जो निकालना निकाल लो, बस बी और सी आ जाए निकालना। देख लो, और देखिए, देखो क्वेश्चन एक लाइन में, मान लीजिए ए से बी, ए से सी, k1 k2, ठीक है। k1 बाई k2 आपको दिया है 1/10, k1 का वैल्यू दिया है एक्स आर इनवर्स, ठीक है। करा फाइंड सी बाई ए एट टी इक्वल टू 1 आर, ये क्वेश्चन है। देखिए, किसी भी इस तरह का रेशियो वाला क्वेश्चन हो, इसका बाई इसका, इसका बाई इसका, तुम्हें डायरेक्ट लिखना आता है ना, डायरेक्ट लिखो, डिवाइड करो, आंसर आएगा। देखो कैसे, क्या ए का वैल्यू तुम जानते हो? ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के इफेक्टिव, के इफेक्टिव कोफिशिएंट है नहीं, k1 प्लस k2 इंटू टी। क्लियर? अच्छा यहां देखो, k1 का वैल्यू x है, k2 का वैल्यू 10x हो गया, चेक कर लो, और t का वैल्यू 1 r दिया है, तो क्या ये a नॉट e की पावर, ये लो a आ गया। पहले समझ में आना चाहिए, देख लो, k1 का वैल्यू x दिया था, k2 का वैल्यू 10x हो गया, k1 प्लस k2 11x हो गया, t का वैल्यू 1 रख दिए। अच्छा c चेक करो, c कैसे निकालोगे? c कैसे निकालोगे? देखो, k इफेक्टिव कितना है? k1 प्लस k2, एक लाइन में k2 बाई k1 प्लस k2 इंटू ए नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस, याद आया? ये x है ये, तो यहां से देखो k2 कितना था? 11, k2 कितना था? 10x, ये कितना है? 11x, 10 बाई 11 ए नॉट 1 माइनस ई की पावर 11x, टी का वैल्यू 1 रख दिए। क्या आपके पास c और a दोनों हैं? तो c बाई ए लिख दो, c बाई ए, c कितना है? देखो 10 बाई 11 ए नॉट, यहां पे कितना है? 1 माइनस ई की पावर माइनस 11x, ये देखो, और a कितना है?
ए नॉट ई की पावर माइनस 11x डिवाइड करो 10/11 ई की पावर 11x माइनस 1। लो आंसर आ गया, चेक कर लो भाई। कोई इंटीग्रेशन नहीं, कुछ नहीं, खट से आंसर आएगा। एक और करें, चलो एक और कर लेते हैं, टाइम थोड़ा कम है। ठीक है भाई, अब जो है एक बात समझिए, क्वेश्चन क्या करना है कि मान लीजिए 3a से 5b 7c रिएक्शन है। 3a से 5b 7c, इसका रेट कांस्टेंट k1, इसका k2, k1/k2 का वैल्यू दिया है 3/2, कोई भी दे सकता है। t = 0 पे इसके दिए हैं 12 मोल्स। कर फाइंड द moles of B and C, find the moles of B and C at T = T3/4 of A। चेक करो, T = T3/4 A। अब इसका मतलब समझो, T3/4 का मतलब क्या होता है? जिस टाइम में 3/4 मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। एक लाइन में देखिएगा, एक लाइन में अगर लिखना आ गया बहुत जल्दी आप ही का आंसर आएगा, समझ लीजिएगा, बाकी लोग इंटीग्रेट करेंगे। मोल्स ऑफ बी कैसे निकालना बताए थे आपको। मोल्स ऑफ बी देखो, के इफेक्टिव कितना, पहले देखो के इफेक्टिव 3 टाइम्स, के इफेक्टिव कितना है यहां लिख देते हैं, के इफेक्टिव है 3 टाइम्स k1 + k2। ये देखो, ये है के इफेक्टिव। अगर आपने लिखना सीख लिया ना, समझ लीजिए पैरेलल का क्वेश्चन आएगा, एक भी गलत नहीं हो सकता। 7k2 by 3 टाइम्स k1 + k2। क्या ये फ्रैक्शन है? फिर आपको क्या लिखे थे, इनटू मोल्स ऑफ ए डिसोसिएटेड। 12 मोल से t = 0 पर 3/4 डिकम्पोज हुए होंगे T3/4 पे, तो 12 का 3/4 कितना होता है बेटा, 9 इंटू क्या कर दो, इंटू 9 समझ में आ गया। मोल्स ऑफ ए डिसोसिएटेड, 12 का 3/4। अगर टी हाफ पे पूछता तो 6 हो जाता। तो यहां से देखो, अभी देखो k1/k2 है, k1/k2 का रेशियो 3/2 दिया है, तो k1 का वैल्यू 3 रख दो, k2 का वैल्यू 2 रख दो। क्यों? अरे रेशियो ये भी तो है, जो कांस्टेंट होगा रेशियो कैंसिल हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ। k2 का वैल्यू 2, 3 टाइम्स 5 × 9, तो यहां से आ जाएगा 14/15 × 9। अब सॉल्व कर लेना। क्या भाई समझ में आया? इसी तरह एक लाइन में और समझिएगा, मोल्स ऑफ, कुछ गड़बड़ कर दिए लग रहा है यार, मोल्स ऑफ सी है बेटा, ये भावनाओं में बह गए। मोल्स ऑफ सी है, ठीक है। मोल्स ऑफ बी निकालिए। मोल्स ऑफ बी क्या होगा? मोल्स ऑफ बी है 5k1 डिवाइडेड बाई कितना लिखना है आपको, 3 टाइम्स k1 + k2 × 9। सो 5 k1 की जगह क्या रखिए, 3 k1 + k2 5 × 9, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, लो क्लियर। मोल्स ऑफ बी कितना हो गया, 9। देख लो, इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो गया। इंटीजर टाइप क्वेश्चन देखो, मोल्स ऑफ बी 9 आ गया। क्लियर। तो मोल्स ऑफ सी हो गया, ये सॉल्व कर लेना जो भी आएगा, 14 × 9/15, और मोल्स ऑफ बी हो गया 9। देख लो भाई, गड़बड़ मत करना। ये सॉल्व कर लेना जो भी आएगा। ठीक है भाई, पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। देख लो, लिखना आना चाहिए। मोल्स ऑफ बी निकालना है 5k1 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स k1 + k2, और जितना ए का मोल डिसोसिएट हो रहा है लिखो खट, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कुछ नहीं। देख लो, अगर ये मेथड आपको आ गया आप ही से होगा, बाकी लोग इंटीग्रेट करते रहेंगे, गारंटीड है। इसके पहले आपको आया भी नहीं होगा ये, देख लो। ठीक है भाई, ठीक है।
पैरेलल रिएक्शन तो क्लियर हो ही गई है भाई कि पैरेलल रिएक्शन कैसे होनी है। तो अब हम लोग आगे इसमें पढ़ते हैं रिवर्सिबल काइनेटिक्स। सो रिवर्सिबल काइनेटिक्स देखिए, आप बताएं, रिवर्सिबल काइनेटिक्स का क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है क्योंकि सिलेबस की चीजें। इसमें अपने को क्या करना है, जैसे ए गिव्स बी रिवर्सिबल, इसमें 3 केस होते हैं। कितने केस होते हैं बेटा? 3। अच्छा, ये 3 केस कौन से हैं समझें। पहला है फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाई फर्स्ट ऑर्डर। पहले इसका मतलब समझे। फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाई फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी फर्स्ट है और बैकवर्ड रिएक्शन भी फर्स्ट है, यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड होगा फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, एंड थर्ड जीरो ऑर्डर अपोज्ड बाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये अपने को जो है 3 केसेस रिवर्सिबल काइनेटिक्स में पढ़ने हैं। क्या बात समझ में आ रही है? देख लीजिए। सो अपन बात कर रहे थे कि रिवर्सिबल जो काइनेटिक्स है वो 3 तरह से हम पढ़ेंगे, ठीक है भाई। फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर, दिस मींस बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय जीरो ऑर्डर, दिस मींस फॉरवर्ड इज फर्स्ट ऑर्डर, बैकवर्ड इज जीरो ऑर्डर। एंड जीरो ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर मींस फॉरवर्ड रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। क्या बात क्लियर हो रही है? देख लीजिए। अब एक एक करके समझते हैं। देखिए, मेंस और एडवांस में अगर नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जाए, मान लो कि नया क्वेश्चन बनाना है, तो इस पे आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। सो होगा क्या कि अगर हम पहला केस की बात करें कि बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी, ओके, बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, T इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन A0 यहां 0, T इक्वल टू T पे A0 माइनस x से x, एंड T इक्वल टू, क्योंकि रिवर्सिबल है तो इसमें इक्विलिब्रियम आएगा ही, तो इक्विलिब्रियम पे ये XE निकला और XE बना वेयर X इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B। अच्छा, एक बात और समझिए, क्या इक्विलिब्रियम के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता? इसका मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? देखिए, T इक्वल टू T पे अगर हम माइनस DA बाई dt निकालें तो क्या ये dB बाई dt के बराबर होगा? एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू dx बाई dt। क्या ये बात क्लियर हो रही है? माइनस DA बाई dt इक्वल टू dB बाई dt इक्वल टू dx बाई dt, क्योंकि B का कंसंट्रेशन ही x है। क्या आप समझें? रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन अपन सीखे थे, तो क्या बताए थे? अगर हम माइनस DA बाई dt लिख रहे हैं, इसका मतलब नेट रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, यानी अगर इसका रेट कांस्टेंट KF और KB माना जाए तो नेट रिएक्शन क्या RF माइनस RB से चलेगी, और RF का वैल्यू आप लिखिएगा KF A की जगह क्या लिखेंगे बेटा? दिस KB इंटू x एट इक्विलिब्रियम। क्या x का वैल्यू XE होगा जो कि कांस्टेंट होगा, तो क्या dxe बाई dt का वैल्यू 0 होगा। क्लियर? यानी KF A0 माइनस XE माइनस KB XE का वैल्यू 0, यानी KF A0 माइनस XE का वैल्यू KB XE। यहां से हम KB का वैल्यू भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ KF। सो यहां से आप क्या करो, KF A0 इक्वल टू KF
प्लस के बी इंटू एक्स ई। चेक कर लो भाई। तो यहां से आप ऐसे देखो कि जो के एफ प्लस के बी का वैल्यू आया वो क्या आया, के एफ प्लस के बी का वैल्यू आया के एफ ए नॉट बाई एक्स ई। चेक कर लेना भाई, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, देख लो। तो यहां जो है के एफ प्लस के बी आ गया। यहां से हम चाहें तो के बी निकाल सकते हैं, ठीक है, यहां से के बी निकाल सकते हैं के एफ के टर्म। अब देखिए, अगर t इक्वल टू टी पे वापस बात करें कि t इक्वल टू टी पे क्या था, तो क्या dx बाई डी टी का वैल्यू था के एफ ए नॉट माइनस एक्स माइनस के बी एक्स, बोलो। ठीक है, यहां से देखो के बी का वैल्यू रख दो, के बी का वैल्यू, तो dx बाई डी टी का जो वैल्यू आएगा के एफ ए नॉट माइनस एक्स माइनस के बी का वैल्यू देखो क्या रखोगे, के एफ ए नॉट माइनस एक्स ई बाई एक्स ई इंटू एक्स। चेक कर लो भाई, एक्स ई एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहां से आ जाएगा के एफ ए नॉट बाई एक्स ई एक्स सी माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी। ध्यान से समझिएगा, इस पे थोड़ा नजर दौड़ाइए, ये देखिए, इस पे आप थोड़ा सा नजर दौड़ाइए। डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के एफ ए नॉट बाई एक्स सी माइनस एक्स। के एफ ए नॉट बाई एक्स सी, ये देखिए के एफ ए नॉट बाई एक्स सी, क्या हम इसको के एफ प्लस के बी लिख देंगे। देखिए क्या इतनी बात समझ में आई, तो इसको हटा देते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर एक बार इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि पहली बात तो बहुत कम लोग ये पढ़ते हैं और अभी तक ये आया नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या कहेंगे कि के एफ प्लस के बी का वैल्यू जो आया, नहीं के एफ प्लस के बी तो ये आया ना बेटा, इंटू एक्स सी माइनस एक्स का वैल्यू आया डी एक्स बाई डी टी। अच्छा, इसी को हम माइनस डी ए बाई डी टी भी लिख सकते हैं, तो बराबर ही था। अब देखो एक बात समझो, जब हम लोग सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते, सिंपल फर्स्ट ऑर्डर ए से बी, तो याद करो क्या लिखते थे, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के ए नॉट माइनस एक्स, वेयर ए नॉट कॉन्स्टेंट था इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये देखो डी एक्स बाई डी टी माइनस डी ए बाई डी टी, ये हो गया के ए नॉट माइनस एक्स। देखो क्या ये ए नॉट वहां कांस्टेंट था, यहां एक्स ई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्या ये भी कांस्टेंट है। तो क्या आप यहां सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं कि के एफ प्लस के बी का वैल्यू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स होता था, तो ए नॉट की जगह एक्स ई बाई एक्स सी माइनस एक्स। ये देखो ये फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाई फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल काइनेटिक्स का। अगर आप पीछे का सब भूल जाते हो, कैसे हुआ क्या हुआ, इतना याद कर लेते हो, ये फॉर्मूला याद कर लेते हो, सारे आंसर आ जाएंगे। बस इसका मतलब समझ लेना, के एफ रेट कांस्टेंट है, के बी रेट कांस्टेंट है बैकवर्ड का, एक्स सी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है बी का, एक्स इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी। एक बात और, के इक्विलिब्रियम हमेशा के एफ बाई के बी होगा, हमेशा के इक्विलिब्रियम क्या होगा, के एफ बाई के बी। देखिए एक तो ये, दूसरा देखो जैसे ए से बी रिएक्शन है मान लीजिए, और इसका के इक्विलिब्रियम उसी को हम लोग के सी के पी लिखते रहते हैं, के सी मान लीजिए, ये लिखते थे याद करो आप बी बाई ए, याद आ रहा है, बी का कोफिशिएंट 1 है। अच्छा, ये हमेशा बी का कोफिशिएंट 1 है तो ये 1 पावर आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पे आप ऐसे समझिए, ये पावर Q या पावर P। अभी वो ये क्या है यार, अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में तो पढ़ा ही नहीं। देखो ध्यान सुनो, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या मानते हैं कि हर रिवर्सिबल रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन मानते हैं, और एलिमेंट्री रिएक्शन में जो कोफिशिएंट होता है वही ऑर्डर होता है, इसलिए हम वहां लिखते हैं। लेकिन अगर
आपको यहां इसका ऑर्डर अलग अलग हो तो यहां जो Q है, Q समझिए, Q है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B एंड जो P है वो है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A। ये देखो, ध्यान रखिएगा, क्लियर? तो ये आप ध्यान रखिएगा इतनी चीजें। तो अपने को ये समझ में आया कि फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला रटना है, ध्यान रखना, कोई दिमाग नहीं लगाना है, रटना है, ध्यान रखना, रट लो काम आएगा। क्या भाई बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब इसके बाद जरा बात समझते हैं दूसरा केस क्या है। दूसरा केस क्या था? फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक बात और बता दें आपको, बुकों में फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर तो मिल जाएगा, ये तो है भी नहीं। अगर ये एडवांस में आ गया तो केवल आप ही का सही होने वाला है, ध्यान रखिएगा। और कोई पढ़ाता भी नहीं है, पूरे कोटा में नहीं पढ़ाता कोई भाई, अपन ही पढ़ाते हैं इसको। सो ठीक है, मतलब 2 कदम आगे रहने से कोई बुराई नहीं होती है। अच्छा, ये नहीं कह सकते कि सिलेबस में नहीं है, क्यों? अब जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर तो सिलेबस में ही है। देखो ये बात समझिए, ए से रिएक्शन है बी, रेट कांस्टेंट KF KB, क्लियर? सो पहले आप समझो, पहले K इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे? ये लिखोगे KF/KB। अच्छा, जब K इक्विलिब्रियम आप KF/KB, इसमें ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, यहां से देखो बैकवर्ड का ऑर्डर कितना है? 0। तो देखो कैसे लिखोगे, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। पता चला पैसेज में ऐसा कुछ लिख दिया और फिर KF KB का यूनिट देके ऑर्डर बता दिया कि ये ऑर्डर ऐसा है और K इक्विलिब्रियम पूछ लिया, तो जनरली K इक्विलिब्रियम लोग लिखते हैं B/A, जबकि यहां B का पावर 0 है तो ये 1/A होगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। सो यहां से क्या करना है आपको, पूरा देखो क्या लिखोगे, पूरा वही dx/dt लिखिएगा आप KF A0 - x माइनस KB x का पावर 0। देख लो x का पावर 0 क्यों? KF A - KB B, याद है? और B का पावर 0 क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये सब आपको कुछ नहीं करना है, आप ध्यान रखना। सीधे क्या करो, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं जिससे सारे आंसर आएगा। सिकेम क्या है? क्लिक करो मेथड। पहले था GVM, गोला भरो मेथड, अभी ये क्लिक करो मेथड हो गया क्योंकि अब गोला भरनी नहीं है। तो देखो ये क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। KF + KB = 2.303/T log XC/XC - X। ये फॉर्मूला कब है? याद करो, ये तब है जब when both फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? इसको क्या करना है? रटना है। क्लियर? यानी फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला रट लें। ठीक है? अब देखो, अब इसमें जो है दूसरा, अब मान लीजिए कि ये वाला आ गया, फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय जीरो ऑर्डर। हम पढ़ेंगे कुछ नहीं, केवल एक ही पढ़े थे बस, पढ़ने पूरा कर दोगे तो आ जाएगा जैसे वो किए थे, करना नहीं है। क्या करना है कि जिसका भी ऑर्डर 0 हो, फिर से सुनिएगा, जिसका भी ऑर्डर 0 हो, जैसे इसमें किसका ऑर्डर 0 है? फॉरवर्ड का 0 है कि बैकवर्ड का 0 है? जल्दी बोलो, बैकवर्ड का 0 है। किसका 0 है? बैकवर्ड। तो जिसका भी ऑर्डर 0 हो उसके रेट कांस्टेंट में मिट्टी डाल दो।
है, मिट्टी डाल दो, ये क्या है? अबे देसी भाषा। देखो, जिसका भी रेट कांस्टेंट जीरो हो, जीरो ऑर्डर हो, जिसका भी ऑर्डर जीरो हो, जिस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो, जीरो, जैसे बैकवर्ड का जीरो, तो यहां के भी क्या था, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट, तो इसको हटा दो और नया फॉर्मूला बन गया के एफ इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग, ये लो, बाकी सारी एक्सी क्या है, एक्स क्या है, सब वही रहेगा। देखो पहले बताओ, समझ में आया? ये किसका फॉर्मूला है? फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाई जीरो ऑर्डर, ये फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? देख लो, अब आया थर्ड केस। अगर थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस क्या होगा समझिएगा। थर्ड, जीरो ऑर्डर अपोज बाई फर्स्ट ऑर्डर। क्या बताए थे? जिसका ऑर्डर जीरो हो उसके रेट कांस्टेंट पे मिट्टी डालो। मिट्टी डालो मतलब हटाओ। यहां क्या लिख दोगे? फॉरवर्ड फर्स्ट ऑर्डर है, के एफ हटाओ, के वी का वैल्यू आ गया चेक करो। अच्छा, इसका के इक्विलिब्रियम क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका होगा बी की पावर 1 ए की पावर 0, यानी ये देखो, के इक्विलिब्रियम ही पूछ ले तो निपट जाएगी फाइल। देख लो, क्या भाई समझ में आया? क्लियर? देख लो। सो ये जो है आपको बात समझ में आ गई। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनाएगा, बात जरा समझिए। क्वेश्चन कैसे बनेगा? मान लीजिए बोला ए से बी रिएक्शन है, ठीक है भाई। बोला कि बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। के एफ का वैल्यू दिया है एक्स सेकेंड इनवर्स, के बी का वैल्यू दिया है वाई सेकेंड इनवर्स, कुछ भी दे सकता है, एक्स वाई तो हमने ऐसे लिख दिया। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम एट विच, फाइंड द टाइम एट विच बी इज इक्वल टू, मतलब समझ में आया? बी इज इक्वल टू बी इक्विलिब्रियम बाई 2, मतलब किस टाइम पर बी का कंसंट्रेशन अपने इक्विलिब्रियम का हाफ हो जाएगा। बहुत आसान, सिंपल। अगर आपको फॉर्मूला याद है, क्या ये फॉर्मूला है बेटा? क्या आपको दिया है कि x का वैल्यू XE बाई 2 पुट कर दो, देखो रख दो, तो t का वैल्यू 2.303 बाई एक्स प्लस वाई, के प्लस के बी, लॉग XC बाई XE माइनस XC बाई 2, लो आंसर आ गया। चेक कर लो भाई, क्या भाई क्लियर है? देख लो, 0.693 बाई एक्स प्लस वाई, टी आ गया। बहुत आसान है, देख लीजिए। और देखो, t इक्वल टू 0 पे ए नॉट का वैल्यू 0.1, बी नॉट का वैल्यू 0, क्लियर? के इक्विलिब्रियम का वैल्यू 0.16, ठीक है? क्या ये बात समझ में आ रही है? के एफ का वैल्यू 10 टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स, क्लियर?
बोला फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टी इक्वल टू 30 सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, बहुत आसान। देखो जैसे बोलते जाओ वैसे करते जाओ। के एफ प्लस के बी का वैल्यू 2.303 टी बाई लॉग एक्सी बाई एक्सी माइनस एक्स, रटा हुआ होना चाहिए। के एफ पता है, के बी नहीं पता। तो देखो क्या के इक्विलिब्रियम का वैल्यू के एफ बाई के बी आपको बताया था, ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा चाहे कोई भी ऑर्डर हो। तो यहां से के एफ पता है, के बी नहीं पता है, के इक्विलिब्रियम पता है। क्या के बी निकल आया? चेक करो। दूसरा जो के इक्विलिब्रियम होगा क्या वो बी का कंसंट्रेशन बाई ए का कंसंट्रेशन होगा? अच्छा, इक्विलिब्रियम में बी का कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा? एक्सी, और ए का कितना होगा? 0.1 माइनस एक्सी। क्या ये 0.16 के बराबर हो जाएगा? चेक करो, देख लो। क्लियर? यहां से क्या एक्सी निकल आया? चेक करो। सो के एफ प्लस के बी का वैल्यू 2.303 बाई 30। चेक करो। चेक करो, क्या सब पता है? एक्स को छोड़ के एक्स ही निकालना है। के एफ पता, के बी पता, एक्स सी पता, यहां से एक्स निकल आएगा। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसा डाटा देगा जो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अपन ने तो ऐसे लिख दिया। क्या समझ में आ गया? क्या रिवर्सिबल काइनेटिक्स क्लियर हुई भाई? देख लीजिए, ठीक है। क्या रिवर्सिबल काइनेटिक्स समझ में आई? अब देखिए क्या है ना कि जेई मेन का डेट आ गया है। सो अगर 2 लेक्चर में काइनेटिक्स कराना था तो 2 लेक्चर में तो इतना ही हो पाएगा। अगर देखते हैं अगर शेड्यूल में 1 लेक्चर और बढ़ेगा तो फिर 1 क्लास और होगी, और नहीं होगी तो बेटा इतना ही काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम का लिमिटेशन है। ठीक है, वैसे पढ़ाना तो और भी पढ़ा सकते थे, बट लिमिटेशन इसलिए इतना ही पढ़ पाएंगे। अगर 1 लेक्चर और बढ़ जाता है तो फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।